दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्ज़ाम का RO ARO से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और पिछला वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का 71 प्रश्न तक देख चुके हैं। और अभी तक लोग आप उसे नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, जाके उसे देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का 72 से प्रश्नों को देखेंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं, देखते हैं 72 प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न क्या 72 कह रहा है कि चिकित्सा की दुनिया में इंटरफेरॉन शब्द किससे संदर्भित करता है। इंटरफेरॉन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह एक नई चिकित्सा जीन थेरेपी है, जिसका उपयोग विशेषकर प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा बी कह रहा है कि यह एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी है, जिसमें कैंसर से लड़ने के लिए रोगी के स्वयं के शरीर की कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है। जिनको आप सभी लोग पता होगा, जो कैंसर से पीड़ित होते हैं उनके लिए रेडियोथेरेपी और ये इम्यूनोथेरेपी या और कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अभी तक जो सबसे कारगर व्यवस्था हो, मतलब जो तकनीकी है, इम्यूनोथेरेपी का है। तो अब देखते हैं कि ये इंटरफेरॉन इसके लिए प्रयोग किया जाता है कि नहीं। और सी ऑप्शन कर रहा है कि यह एक रेडियो समस्थानिक है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है, जिसका प्रयोग कैंसर की चिकित्सा में किया जाता है। तो ये भी क्या है, गलत है। ठीक, बी भी गलत है। डी ऑप्शन देख रहे हैं, जैव चिकित्सा द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है, जिसका गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या है, सही है। जो ये इंटरफेरॉन है, ये इसका प्रयोग जैव चिकित्सा द्वारा कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है, जिसका गुर्दे और रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहा है। 73 कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर में था, टोक्यो में था, रंगून में था या अंडमान निकोबार में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित की गई भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय कहाँ था? सिंगापुर था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो पहला दे रहा है इटली, जर्मनी, चीन और कनाडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा G7 का जो देश है वो चीन नहीं है। ठीक, और G7 के बारे में बता दें तो ये G7 या इसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहते हैं, और ये दुनिया के 7 सबसे उन्नत जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका एक तरह का एक समूह है। और इसमें क्या होना आता है, USA आ जाता है, कनाडा आ जाता है, किंगडम आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, इटली आता है, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इसके सदस्य हैं। हालांकि भारत इसके सदस्य नहीं है, फिर भी अभी भी हाल ही में अब G7 का सम्मेलन होने वाला है। तो भारत भले ही इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी भारत के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को, इसमें इन्वाइट किया जाता है। और हाल ही में जो होने वाला है उसमें भी मोदी जी इन्वाइट हैं और जाएंगे वो। और ये G7 का है ना, इसका कोई मुख्यालय नहीं है, और इसका ये जो सम्मेलन होता है, वार्षिक सम्मेलन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, तर नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये जो जंजी है ना, ये क्या, एक तरफ कोयला क्षेत्र दिया है, दूसरे तरफ उसका राज्य दे दिया है। तो ये जो जंजी क्षेत्र है, जंजी क्षेत्र कहाँ है? ये असम में है। असम में ए का क्या सुमिलित हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद चीनाकुरी, क्या है? चीनाकुरी। तो चीनाकुरी कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। तो बी का क्या हो जाएगा, बी का आपका 3rd हो जाएगा। उसके बाद रामपुर, तो रामपुर जो है ये उड़ीसा में है, अर्थात सी का किससे सुमिलित होगा, 2 से सुमिलित होगा। और रामगढ़ कहाँ है? ये एक ही बच रहा है, डी का 1 मिल जाएगा। डी का कहाँ है? झारखंड, डी का 1। अब देखते हैं ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1 किस ऑप्शन में है। तो मिल क्या रहा, ए का 3 था ना, हाँ नहीं सॉरी, ए का 4 था, क्योंकि ये जो देखिए इंग्लिश और इसका इंग्लिश और ऑप्शन एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, ये जंजी था कहाँ से? आसाम में था, अर्थात ए का 4 मिल रहा है। अब देखिए किसी भी ऑप्शन में ए का 4 नहीं मिल रहा, केवल ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आप लोग हिंदी में मिलाएं या आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 76 कि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि हिंदी संघ की क्या होगी? राष्ट्रभाषा होगी, मातृभाषा होगी, राजभाषा होगी, या राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार जो देवनागरी लिपि है ये राजभाषा होगी। क्या होगा? ये राजभाषा होगा। अगला प्रश्न 77 है कि सॉफ्ट सोल्डर किन धातुओं के मिश्रण से बना होता है? ये जो सॉफ्ट सोल्डर होता है किन धातुओं का मिश्रण से बना होता है? तो इसमें जिंक निकेल, लेड और टिन, कॉपर और आयरन, एल्युमिनियम और जिंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सॉफ्ट सोल्डर होता है ये लेड और टिन का मिश्रण होता है। ये लेड और टिन का एक मिश्र धातु है और इसमें 50% क्या होता है? ये इसमें 50% जो होता है ये टिन होता है। ठीक, 50% टिन होता है और लगभग 50% लेड होता है, मतलब दोनों 50-50% होते हैं इसमें। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, लेड और टिन। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, एक तरफ से कांग्रेस का अधिवेशन है और दूसरे तरफ वर्तमान राज्यों की अवस्थिति। तो जो फैजपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन या रामगढ़ अधिवेशन, तो ये जो फैजपुर अधिवेशन था ये पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? फैजपुर जो अधिवेशन होता है, जो फैजपुर स्थान है ये कहाँ? पश्चिम बंगाल। अर्थात ए का किससे सम्मिलित होगा? 2 से हो गया। फिर हरिपुरा अधिवेशन ये कहाँ है? सूरत में है, ये जो कि गुजरात में पड़ता है वर्तमान में, इसलिए आप ए का बी का क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिपुरी अधिवेशन। ये कहाँ है? ये जबलपुर में है और ये पड़ता कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अर्थात सी का किससे सम्मिलित हो जाएगा? 1 से। और रामगढ़ अधिवेशन झारखंड में है। कहाँ है ये? झारखंड में। अर्थात डी का किससे सम्मिलित होगा? 4 से। अब देखते हैं ए का 2, बी का 3rd और सी का 1 और डी का 4 किस ऑप्शन में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए का क्या था? 2 था। इंग्लिश और हिंदी इसका एक साथ देख लेते हैं। इंग्लिश और इसका ऑप्शन, ये जो फैजपुर अधिवेशन था ये पश्चिम बंगाल में था। अर्थात ए का किससे सम्मिलित होगा? 4 से सम्मिलित होगा। एक मिनट, नहीं सॉरी, गलत हो गया। ए का किससे होगा? 2 से सम्मिलित होगा। ऑप्शन नंबर ए अब देख लेते हैं। ए में नहीं है सम्मिलित, डी में भी नहीं, ये भी कैंसिल। अब बचा बी और सी। अब देखते हैं बी में। उसके बाद हरिपुरा जो अधिवेशन है ये गुजरात में है, तो इसका कहाँ जाएगा? बी का किससे सम्मिलित होगा? 3rd से। ऑप्शन नंबर बी में बी का 3rd से सम्मिलित हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? बारबेडोस चेरी, आंवला, अमरूद और नींबू। देखिए, ऐसा प्रश्न, ये नया प्रश्न है और अभी तक ये प्रश्न कहीं नहीं पूछा गया। जैसे ही ये प्रश्न आएगा सभी लोग ऑप्शन इसका क्या कर देंगे? आंवला लगा देंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है आंवला में पाया जाता है। लेकिन और जो होता है, लेकिन और जो उसमें बारबेडोस जो चेरी है, अगर जो ये न दिया हो तब जाके आंवला ऑप्शन होगा, नहीं तो और जो किसी भी ऑप्शन में और जो बारबेडोस दे दिया हो तो इसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है। इसमें आंवला से भी सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? बारबेडोस सबसे ज़्यादा होती है, बारबेडोस। उसके बाद आता है क्या? आंवला। उसके बाद आता है अमरूद आएगा और उसके बाद नींबू आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं पुरातात्विक दृष्टिकोण से 80 नंबर प्रश्न, 80 मतलब प्रश्न संख्या 80 है। ये कह रहा है कि पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण कछारी खंडहर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये जो कछारी खंडहर है भारत के किस राज्य में है? असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, नागालैंड में है या मेघालय में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो महत्वपूर्ण जो एक कछारी खंडहर है ये नागालैंड में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल किसान समृद्धि योजना कब शुरू की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 2017, 2018, 2019 या 2020। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 2017। ये जो दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना है ऑप्शन नंबर ए 2017 में इसको शुरू की गई थी। ये 8 अगस्त 2017 को। और जो दीनदयाल उपाध्याय योजना है इस योजना का उद्देश्य जो ये था कि बीहड़ और जो बंजर जैसे जल भराव वाली भूमि में
उसको सुधार करके, मतलब जो भी स्थान होते हैं जो कहीं बीहड़ हो गया कहीं या कहीं जल भराव हो गया तो उसमें सुधार करके कृषि योग्य बनाना उसका था। अगला प्रश्न देखे आते हैं 82 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ योजना है, दूसरी तरफ वर्ष दे दिया है। तो जो है रोजगार आश्वासन योजना, ये कब आया था? तो ये आया था 93 में, 1993 में। अगला है जो राष्ट्रीय और सामाजिक सहायता केंद्र, ये जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो था ये आया था कब? तो ये आया था 1995, अर्थात बी का किससे सम्मिलित होगा? ए का किससे था? 4 से था, अर्थात रोजगार आश्वासन योजना 1993 और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम ये 1995, अर्थात बी का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, अर्थात सी का किससे सम्मिलित होगा? ये आया था 1999 में। सी का किससे सम्मिलित होगा? 2 से, सी का 2 से। और उसके बाद बच जाएगा ये पूरा PURA, तो ये कब आया था आपका? तो ये आया था, एक ही बच रहा है ऑप्शन नंबर डी 2003, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखते हैं ए का 4 बी का थर्ड किस ऑप्शन में है और सी का 2, तो ये है आपका ए का क्या था? 4 था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ए का 2 बी का थर्ड सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति न होने पर किसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या भारत के किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में गणपूर्ति न होने पर किसे तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो ये होंगे उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, भारत में डाकघर बचत बैंक की शुरुआत। भारत में डाकघर बचत बैंक की शुरुआत कब आया था? तो ये आया था 1982 में। तो देखिए इसका सही सुमिलित होगा, जो भारत में डाकघर बचत बैंक की शुरुआत हुई थी ये 1982 में आया था। मैं लिखा सही नहीं गया है, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। भारत में पोस्टल इंडेक्स नंबर की जो शुरुआत हुई थी 1972 में, और भारत में स्पीड पोस्ट की जो शुरुआत हुई थी 1986 में, और भारत में मनी ऑर्डर की शुरुआत कब होता? 1994 में। तो सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है? 1972 और जो भारत में पोस्टल इंडेक्स की शुरुआत है तो 2 आ रहा है सबसे पहले। उसके बाद क्या आ रहा है? 1982 आ रहा है, तो आप 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद से क्या आ रहा है कि 1986 भारत में स्पीड पोस्ट की शुरुआत 86, अच्छा 2 1 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या आ रहा? बचेगा 1 ही 4, अच्छा 2 1 3 4। अब देखते हैं 2 1 3 4 किस ऑप्शन में? तो ये ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाता है। ये मासिक होता है, द्वैमासिक होता है, त्रैमासिक होता है या अर्धमासिक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 785 का, ये भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन कब किया जाता है? तो ये द्वैमासिक होता है। ये कब होता है? ये द्वैमासिक होता है। 85 का ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात इसका 2 महीने पे एक बार इसका क्या हो जाता है? समीक्षा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि अगला प्रश्न है कि 86 प्रश्न क्या है कि मानव शरीर के कौन सा भाग पुलिस गार्ड कहा जाता है? एक टॉन्सिल, पिट्यूटरी ग्लैंड, यकृत या हृदय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो मानव शरीर का जो भाग, ये पुलिस गार्ड कहे जाने वाला जो भाग है ये टॉन्सिल कहलाता है। कौन सा है? ये टॉन्सिल है। 86 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और टॉन्सिल जो है ना, ये गले में मौजूद एक टिश्यू होता है और जो कि जीभ के पीछे होता है, और जहाँ नाक और मुंह की जो ग्रंथियाँ होती हैं जहाँ आपस में मिली होती हैं और वहीं पे रहता है। और ये ग्रंथियाँ क्या करते हैं ना, शरीर में जो संक्रमण का जो कारण बनने वाले बैक्टीरिया को होते हैं उनको अंदर जाने से रोकता है, और इसलिए इसको
मानव शरीर का पुलिस गार्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 86 कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संगठन है, दूसरे तरफ उसका गठन का वर्ष दिया है। एक तरफ क्या दे रहा है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ। तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन क्या है, गलत है, क्योंकि ये 1952 में नहीं आया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ जो है 1952 में नहीं बल्कि 1942 में। कब? तो ये 1942 में। उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कब आया था? तो ये 1957 में। और दलित पैंथर्स 1972 में। और बहुजन समाजवादी पार्टी तो 1984 में। बाकी नीचे तीनों का सही सुमिलित है। ऑप्शन नंबर ए सुमिलित नहीं था और पूछा कौन सुमिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 कह रहा है भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का विचार परिलक्षित होता है। ऑप्शन ए संविधान की उद्देशिका से, मौलिक अधिकारों से, या सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन डी दे रहा है ए और सी दोनों से। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की का विचार परिलक्षित कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। संविधान की उद्देशिका से और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से कल्याणकारी राज्य का जो कल्याणकारी राज्य के विचार होते हैं वो दिखते हैं। अगला प्रश्न है 89 कि ईमेल सेवा का जनक किसे कहा जाता है। ईमेल जो सेवा होता है आजकल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है इसका, तो इसका जनक किसे कहा जाता है? रे टॉमलिंसन को, और हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को, लैरी पेज या सर्गे ब्रिन को, या विलियम हिगिनबॉथम को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन जो थे इनको ईमेल सेवा का जनक कहा जाता है, रे टॉमलिंसन। 89 प्रश्न संख्या 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। हिंदी भाषा की जो देवनागरी लिपि है उसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? प्रश्न संख्या 90 है। तो अमीर खुसरो की रचनाओं में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, जयभट्ट शिलालेख में, या कालिदास की रचनाओं में। कालिदास को तो सभी पता होगा, ये बहुत मतलब संस्कृत में रचना करते थे और पाणिनि भी संस्कृत में ही लिखते थे। हाँ, अमीर खुसरो ने भी हिंदी पे काम किया है, लेकिन जो जयभट्ट शिलालेख है, ये जयभट्ट शिलालेख, इसमें सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। और ये जो ये जयभट्ट शिलालेख है ये 7वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य गुजरात के शासक जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी लिपि सर्वप्रथम यूज हुआ था। अगला प्रश्न है, देखते हैं। मल्टीमीडिया क्षेत्र में प्रचलित जीएफ नहीं है ये, केवल ये जीआईएफ है। तो मल्टीमीडिया क्षेत्र में प्रचलित जीआईएफ का पूर्ण रूप क्या है? ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन फॉर्मेट, ग्लोबल इंटरचेंज फाइल, या ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, या ग्लोबल इंफॉर्मेशन फाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। जीआईएफ का पूरा नाम क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला प्रश्न है 92 कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव उपचार के स्वस्थानिक तकनीकी नहीं है? स्वस्थानिक तकनीकी नहीं है, बायोपाइल्स, बायोवेटिंग, जैव संवर्धन, या बायो स्टिमुलेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बायोपाइल्स। क्या हो जाएगा? बायोपाइल्स। पूछा है कौन जैव उपचार के स्वस्थानिक तकनीकी नहीं है, तो ये बायोपाइल्स हो जाएगा, और बाकी ये तीनों स्वस्थानिक तकनीकी हैं। अगला प्रश्न कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए दे रहा है कि पहला दे रहा है कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो उपयुक्त जो जनसंख्या सिद्धांत दिया था, ये थोड़ा छोटा करते हैं, ये एडविन, उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया था एडविन केनन ने। अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा? थर्ड से सुमिलित होगा। उसके बाद सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी चार्ज ने। तो अर्थात बी का किससे सम्मिलित होगा? फोर्थ से। तो बी का किससे सम्मिलित होगा? फोर्थ से हो जाएगा। उसके बाद जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किससे होगा? तो थॉमसन से था। तो सी का किससे सम्मिलित होगा? 1 से। और नेक्स्ट है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। ये माल्थस का सिद्धांत बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है माल्थस का, तो इसलिए डी का किससे सम्मिलित हो जाएगा? आपका 2 से। अब देखते हैं ए का 3rd, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 किस ऑप्शन में है। तो ए का 3rd,
बी का 4, सी का 1, डी का 2 केवल ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस आयु वर्ग की जनसंख्या में प्रति 1000 बालकों की तुलना में उसी आयु वर्ग में बालिकाओं की संख्या को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। तो इस क्या दे रहा है कि 0 से 3 आयु वर्ग, 0 से 5 आयु वर्ग, 0 से 6 आयु वर्ग या 0 से 7 आयु वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 से 6 आयु वर्ग वाले मतलब जो अनुपात होता है इसको लिंगानुपात इसी के मतलब इसी आयु पे निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ गया भाई, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग जो है फूटलोज उद्योग का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग फूटलोज उद्योग का उदाहरण नहीं है। डायमंड, कंप्यूटर चिप्स, मोबाइल विनिर्माण या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जो है ये फूटलोज उद्योग का उदाहरण नहीं है। और फूटलोज उद्योग में जो आता है, ये फूटलोज उद्योग ऐसे उद्योग को कहा जाता है जिनकी अवस्थिति पर कच्चे माल के स्रोत से जो दूरी होते हैं या परिवहन का लागत होता है उसका असर नहीं होता है। तो इसलिए और ऐसे अधिकतर उद्योग कहीं भी स्थापित किए जा सकते हैं और इन्हें कच्चे माल के स्रोत के समीप लाने की अनिवार्यता नहीं होती है। जैसे कि हो गया हीरा, हो गया कंप्यूटर चिप्स, हो गया मोबाइल विनिर्माण, हो गया आदि बहुत से उद्योग इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। फूटलोज उद्योग का जो उदाहरण है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ रचना है, दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो जो ये विज्ञान गीता है ये किनकी रचना है, तो ये केशव दास की है। अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा, थर्ड से। नेक्स्ट है बादल की मृत्यु। तो बादल की जो मृत्यु है ये डॉक्टर राजकुमार वर्मा, अर्थात बी का किससे सुमिलित होगा, 1 से। नेक्स्ट है जयद्रथ वर्त किससे सुमिलित है, तो मैथिली शरण गुप्त से, अर्थात सी का किससे सुमिलित है, 2 से। नेक्स्ट है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र जो है हरिशंकर परसाई से, अर्थात डी का किससे सुमिलित होगा, 4 से। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 है। तो ए का क्या था, ए का क्या था, 3 था। ए का 3 था, बी का 1 था, सी का 2 था, डी का 4 था। डी का 4 जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है हरिशंकर परसाई का एक व्यंग है। तो और व्यंग में सबको पता व्यंग जो आज तक सबसे अच्छे लिखे हैं कौन, हरिशंकर परसाई। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ औद्योगिक प्रदेश है, उसके पास दूसरी तरफ प्रसिद्ध मतलब किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पहला दे रहा है म्यूनिख, पूछा कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो म्यूनिख जो है ये क्या दे रहा है, म्यूनिख जहाज निर्माण दे रहा है। तो ये जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। जो म्यूनिख पड़ता कहाँ है, तो ये जर्मनी में पड़ता है। ये जर्मनी के क्षेत्र में म्यूनिख आता है। और ये जहाज निर्माण के लिए नहीं बल्कि किसके लिए प्रसिद्ध है, ये लेंस निर्माण के लिए। किसके लिए, ये जो लेंस निर्माण होता है, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग सुन लीजिए बस। जो लेंस निर्माण होता है उसके लिए ये म्यूनिख प्रसिद्ध है। उसके बाद वेलिंगटन है। वेलिंगटन कहाँ पड़ता है, ये न्यूजीलैंड में होता है और ये डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है फिलाडेल्फिया, ये यूएसए में है। और ये लोकोमोटिव जो ट्रेनों के जो इंजन होते हैं उसके लिए फेमस है। उसके बाद सिएटल, तो ये भी कहाँ है, ये भी यूएसए में है और ये भी वायुयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात तीनों ये प्रसिद्ध है। जो म्यूनिख है ये प्रसिद्ध नहीं है। अगला है प्रश्न 98, मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी गई थी। एक सुंदर को। 98 कह रहा है कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी गई थी। सुंदर को, कविंद्राचार्य सरस्वती को, या जगन्नाथ पंडित को, या मीर हसन को। तो ये जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा एक जो सुंदर नाम के व्यक्ति थे जो ग्वालियर के ब्राह्मण कवि थे, इनको महाकवि राय की पदवी दी गई थी। किसका, महाकवि राय को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है सुंदर को महाकवि राय की पदवी मतलब इनको उपाधि दिया गया था। और यही जो सुंदर हैं ये सुंदर श्रृंगार नामक के ग्रंथ भी लिखे थे। क्या, सुंदर श्रृंगार नामक के क्या लिखे थे, ग्रंथ लिखे थे।
अगला प्रश्न है 98 कि लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सब प्रश्न सबको पता ही होगा। आप ऑप्शन क्या दिया, पास्कल का सिद्धांत, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत या न्यूटन का श्यानता का नियम। पूछ रहा लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सॉरी बी नहीं होगा, इसका हम गलत बोल दिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्किमिडीज का सिद्धांत पे। ये जो लैक्टोमीटर है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है और ये दूध के मतलब दूध की शुद्धता को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 100 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में पूर्व पश्चिम राजमार्ग गलियारा कच्छ को ईटानगर से जोड़ता है। भारत में उत्तर दक्षिण राजमार्ग भारत में उत्तर दक्षिण राजमार्ग गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो देखिए जो पहला कथन है ये भारत में पूर्व पश्चिम राजमार्ग गलियारा कच्छ को ईटानगर से जोड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत में पूर्व पश्चिम जो राजमार्ग गलियारा होता है ये पोरबंदर जो गुजरात है, गुजरात को सिलचर कहाँ पड़ता है, असम में, उसको जोड़ता है। इसलिए पहला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कथन है भारत में उत्तर दक्षिण राजमार्ग गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसलिए ऑप्शन दूसरा कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें दिया है केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया, सही हो गया। अगला प्रश्न है स्थलाकृति मानचित्र में खेती योग्य भूमि को किस रंग में दर्शाया जाता है। जो मानचित्र होता है उसमें जो खेती योग्य भूमि जो होती है उसको किस रंग से दर्शाया जाता है, हरा से, पीला से, सफ़ेद से, नीला से। तो देखिए, और जो किसी को ये प्रश्न नहीं पता होगा तो कॉमन सेंस से लगाएगा तो सबसे पहले वो क्या लगाएगा, हरा पे ही लगा देगा, खेती योग्य जो भूमि होती है। लेकिन देखिए हरा से तो जंगल भी आते हैं और भी क्षेत्र है, नदियाँ नाले ये सब हरे में ही आ जाएंगे, तो इसलिए हरा नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा पीला। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। खेती योग्य जो भूमि होती है उसके लिए पीला का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और जो हरा जो होता है ना ये वन क्षेत्र के लिए प्रयोग किया जाता है, वन के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये जो सफ़ेद जो है ये सफ़ेद किसके लिए, पर्वतीय क्षेत्र के लिए। और जो नीला है तो नीला क्या होता है कि शायद नीला का कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो इस खेती के लिए जो होती है पीला का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। एक तरफ यांत्रिक ऊर्जा है और ये में क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। अब लग रहा है रीजनिंग आ गया यहाँ से। और एक तरफ कार्य, देखिए रीजनिंग का मैं प्रश्न ज़्यादातर मैं मतलब आंसर बता दूंगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्योंकि रीजनिंग में अब वैसे भी सभी लोग मतलब एक्सपर्ट होंगे ही आप लोग। तो देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है। एक तरफ क्या दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, बी क्या दिया है, कार्य दिया है, और उसके बाद शक्ति दिया है, और उसके बाद ऊर्जा दिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्यों इसलिए भिन्न होगा क्योंकि ये जो शक्ति यांत्रिक ऊर्जा है, कार्य है, ऊर्जा है, इन सबका जो एसआई मात्रक होता है, नहीं हाँ, इन सबका जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, ये जूल ही होता है। इन सबका एसआई मात्रक जूल होता है। और जो शक्ति की जो एसआई मात्रक होती है ये क्या होता है, वाट होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, भिन्न है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है DEDICATION डेडिकेशन को लिखते हैं FAFCJCBBJSON लिखा जाता है तो उसी कूट में CONVENIENT कन्वीनियंट को क्या लिखा जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बस आंसर इसका बता दे रहा हूँ, काफ़ी लंबा टाइम लगने लगा और मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करके ख़त्म किया जाए। अगला प्रश्न है, नीचे 3 कथन एवं उनके बाद 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही आमतौर पर ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं तथा यह निर्णय ले कि कौन सा निष्कर्ष कथनों का तर्कसंगत अनुसरण करता है। एक तरफ दे रहा है कि सभी गेहूं अनाज हैं, सभी मक्के अनाज हैं, सभी अनाज खाने योग्य हैं। तो देखिए इसको प्रश्न को आप लोग सॉल्व करते हैं ऐसे, जैसे कि क्या दे रहा है, सभी गेहूँ जो है अनाज है, तो ये क्या हो जाएगा, गेहूँ हो जाएगा। और उसके बाद क्या दे रहा है, सभी गेहूँ अनाज है, गेहूँ है और इसी पे क्या हो जाएगा, अनाज हो जाएगा।
ये जो इसके ऊपर आ जाएगा अनाज। उसके बाद दे रहा है सभी मक्के अनाज हैं, ठीक, सभी मक्के जो हैं, मक्का भी इसी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद सभी अनाज खाने योग्य हैं, तो सभी अनाज भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक। तो ये खाने योग्य हैं, तो पूछ रहा है कि सभी, अच्छा तीनों के तीनों क्या हो ना, एक ही सर्किल पे आएगा, ठीक, तीनों के तीनों एक ही सर्किल है। पूछ रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि सभी गेहूँ खाने योग्य हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी मक्के खाने योग्य हैं, ये भी सही हो जाएगा। और सभी खाने योग्य अनाज हैं, अर्थात ये भी सही होगा। इसलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है भाई, 100 प्रश्न संख्या कितना है, इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरे नज़रों में तो ये सही है कि सभी निष्कर्ष इसका निकाले जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगी। क्या दिया, 7, 12, 19, 30, 43। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है 79, 102। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या दे रहा है। देखिए जो 7 दिया है, इसके बाद 12 कैसे आ जाएगा, तो 7 में क्या करेंगे ना, +5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12, ठीक, 12। उसके बाद 19 में क्या जोड़ेंगे कि 30 आ जाएगा, तो 19 में आप जोड़ देंगे आपका 11 जोड़ देंगे, ठीक। 19 में कितना जोड़ देंगे, 11, और सॉरी गलत हो गया, हाँ, 7 में 12 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 12 में क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। देखिए इसमें जोड़ कहाँ से रहे हैं, 5, 7। उसके बाद 19 में क्या जोड़ दें कि 30 हो जाए, तो 19 में 11 जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा। और ये देखिए 5, 7, 11, ये क्रम कुछ आप लोगों को दिख रहा होगा, ये कैसी संख्या है, तो कैसी हैं, तो ये अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या वो होती हैं जो स्वयं से अथवा एक से ही कैंसिल होते हैं। अब 11 के बाद से कौन सी अभाज्य संख्या आएंगे भाई, तो 11 के बाद से आएंगी 13, 13 भाज्य। और दिया क्या है 30, तो 30 में 13 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा, ठीक। और 43 के बाद से क्या हो जाएगा, और 13 के बाद से कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 17 आती हैं, ठीक। तो 17 में मतलब 43 में 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 कह रहा है कि प्रश्नानुसार नीचे दी गई आकृति में विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से पहले में दे रहा है 5, 7, 11, 46 और 13, 17, 19, 240। एक तरफ देखिए क्या होना, बढ़ रहा है, इसको क्या करेंगे, ये 7, 5, 11 हो गया, मतलब 7 और 5 11 जो जोड़ दिया है, ये शायद नहीं लगेगा। देखिए इसको क्या सॉल्व किया ना, 5 गुणे 7 कर दिया है, प्लस नहीं किया है, ये गुणा कर दिया है, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, ठीक। और कितना क्या है, 11 जो बच रहा है ना, तो 11 क्या दिया है, जोड़ दिया है, अर्थात कितना हो जाएगा ये आपका, तो हो जाएगा आपका 46। 35 में 11 जोड़ेंगे तो 46। उसके बाद से क्या किया है, 13 में 17 का गुणा कर दिया, ये 13 और 17 क्या है, गुणा कर दिया। उसके बाद प्लस इसमें 19 जोड़ दिया है, इसलिए आ गया कितना, 240। तो उसी तरह से हम लोग 23 में 29 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए तो इसमें आप जो तीसरा गोला जो दिया है, ये पहले के भांति क्या करेंगे, 23 में 29 का गुणा कर देंगे, 23 में 29 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो आएगा कितना आपका, आ जाएगा ये आपका 667, 667 आ जाएगा। और उसमें 31 जोड़ देंगे, तो ये 31 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका क्या, ये 698, 698 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 107 देखते हैं क्या कह रहा है कि जिस प्रकार प्रतिमा का संबंध आकार से है, उसी प्रकार गाना का संबंध किससे है। प्रतिमा का संबंध क्या होता है, आकार से, उसी प्रकार गाना का संबंध किससे होता है, तो कविता से, शब्द से, गायक से या धुन से। देखिए प्रतिमा क्या होता है ना, एक प्रतिमा एक प्रकार से आकार ले लेता है, तो उसी प्रकार गाना क्या लेता है, धुन, गाना से क्या बनता है, धुन बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में क्रमशः कुल कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए त्रिभुज आप लोग देख लीजिए, इस पर वीडियो रोक के गिन लीजिएगा, और मैं बस इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर सी, 28 और 6।
पूछा है कि दी गई आकृति में क्रमशः कुल कितने त्रिभुज व वर्ग हैं, दोनों पूछा है, त्रिभुज और वर्ग पूछा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 का इसका 108 का ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 28 और 6 अर्थात 28 त्रिभुज हैं और 6 क्या हैं, वर्ग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षरों का समूह प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पाएगा। एक तरफ दिया है ZX, CX, FX और JQ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 109 का ऑप्शन नंबर COL। देखिए ये ZAZ, CX, FU, IJK ये क्या ना एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, ठीक। और यहाँ पे ये भी क्रम बन रहा है, ए में +2 किया तो सी आ गया, और सी में और सी कहाँ गया, हाँ ये सी, ये पहले तो ए में 2 जोड़ा है और ऊपर सी में क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है, इसलिए यफ अर्थात 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 किसका होता है, यफ होता है। उसके बाद यफ में 3 नहीं जोड़ा, इसमें 4 जोड़ा है, अर्थात एक एक बढ़ता गया, इसलिए इस 6 का 4 जोड़ा है तो 10 हो गया। 10 किसका होता है, जे का होता है। अब देखिए क्या करेगा ना, 15 5 जोड़ेगा, और जे में और जो मतलब 10 में 5 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक। और ओ का कितना होता है, मतलब 15 कितना होता है, ओ होता है, और ओ का विपरीत क्या हो जाता है, यल हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 110 कह रहा है कि 75 बच्चों की कक्षा में जहां लड़कियों और लड़कों से दोगुनी है, ऋषभ ऊपर से 16वें स्थान पर, यदि ऋषभ से 11 लड़कियां आगे हैं तो उसके बाद की रैंक कितने लड़के होंगे। तो 110 देखिए आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसका सही आंसर बता दे रहा हूँ, बस ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सॉल्व करूँगा तो काफ़ी लंबा टाइम लगने लगेगा, रीजनिंग है भाई, खुद तो सॉल्व कर ही सकते हैं इसको। प्रश्न संख्या 111 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों से भिन्न है, जामुनी, हरा, नारंगी या काला। काला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 का, ये काला जो है ऑप्शन नंबर डी, ये भिन्न है। और ये काला भिन्न इसलिए है कि ये जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश होता है, ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, उनमें ये हरा, नारंगी, जामुनी जो क्या है आ जाते हैं, जिसमें और पूरा रंग देखें तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, और इसमें काला रंग शामिल नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 112 का रहा है कि निम्नलिखित सारणी में से लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, एक तरफ 4 दिया है, उसके बाद 55 दिया है, फिर 3 दिया है, ठीक। 7 दिया है, आप प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, 5 दिया है, नेक्स्ट में 5 दिया है, 76 दिया और 7 दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। एक तरफ 4 दिया, एक पहले कॉलम 4, 55, 3 और 7 आप सब प्रश्नवाची ये तो हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको सॉल्व किया ना, देखिए 4 का क्यू कर दिया, अर्थात वो घन निकाल लिया तो 64 हो जाएगा 64, और 3 का क्या किया, वर्गमूल निकाल लिया, इसका क्या हो जाएगा 9, तो 64 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। और इसी तरह से तीसरे कॉलम में जो दिया है 25 का क्या किया है कि घन ले लिया है, मतलब घनमूल निकाल लिया 100, जो जिस कितना हो जाएगा, ये 125 हो जाएगा। और उसके बाद 7 का क्या कर दिया, वर्गमूल निकाल लिया, तो वर्गमूल निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, और सॉरी वर्गमूल नहीं, वर्ग कर दिया, तो 125 में से कितना घटाना है, 49, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 76 हो जाएगा, इसलिए 76 है। इसी तरह से बीच में क्या कर देंगे, 7 का क्यूब निकालेंगे तो 343 आ जाएगा, और उसके बाद से 125 5 का वर्ग निकाल लेंगे तो 125 हो जाएगा, और 343 से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 8 हो जाएगा, 13 से 5 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 200, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 218, इसलिए सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 218। अगला प्रश्न 113 का रहा है कि काव्या की ओर इशारा करते हुए राजन ने कहा, मैं उनकी के पुत्र का एकलौता पुत्र हूँ। काव्या राजन से किस प्रकार संबंधित है। काव्या जो है राजन से किस प्रकार संबंधित है, प्रश्न संख्या 113। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो काव्या जो है राजन की क्या है, बुआ है। आप इन लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और क्योंकि मैं सॉल्व करूँ तो काफ़ी टाइम लगने लगेगा इस पर, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी प्रश्न हो जाए।
उसके बाद 114 कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ चयन, दूसरा परिवीक्षा, नियुक्ति, चौथा साक्षात्कार, आवेदन और विज्ञापन। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, इसको छोटा करते हैं ज़रा। सबसे पहले क्या, और जो कोई भी नौकरी वोकरी करेगा तो सबसे पहले क्या आता है, विज्ञापन आता है। ठीक, 114 सबसे पहले क्या आता है, विज्ञापन, अर्थात 6 सबसे पहले आएगा। उसके बाद विज्ञापन जब आएगा तो आवेदन करेंगे, अर्थात 5 आ जाएगा। देखिए 6 और 5, उसके बाद आज जब आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के बाद से क्या होता है, साक्षात्कार होता है। ठीक, इसलिए साक्षात्कार के बाद से क्या हो जाएगा, चयन होगा, उसके बाद नियुक्ति होगी, उसके बाद से परिवीक्षा होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रहा है, दिए गए वेन आरेख में वृत्त प्रयागराज पर वृत्त जो है प्रयागराज में रहने वाला छात्रों को दर्शाता है, त्रिभुज उन छात्रों को दर्शाता है जो परिवहन के लिए सार्वजनिक साइकिल का उपयोग करते हैं, आयत उन छात्रों को दर्शाता है जो गणित पसंद करते हैं, और कौन सी संख्या उन छात्रों को दर्शाती है जो प्रयागराज में रहते हैं, परिवहन के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं और गणित पसंद करते हैं। इसका जो डायग्राम है अगले अगले पेज पे है। तो देखिए आप लोग प्रश्न पढ़ लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो सही आंसर है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये जो जो इसका प्रश्न था अगले पेज पे था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा था, 115। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9 इसका आंसर आएगा। आप लोग ये जो है ये आंसर हो जाएगा। आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, फिर यहाँ से जीएस सब शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि 116 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। तो सही कूट ये पहला जो दिया है कि भारत सरकार ने दूसरी बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। ये पुरस्कार 23 अगस्त को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रदान किए गए। प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ गोविंद राजन पद्मनाभन को विज्ञान रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब देखते हैं कौन सुमेलित है। तो ये क्या ना कि इसमें केवल 3 ही सुमेलित है, बाकी दोनों ऊपर का जो कथन है ये क्या है, गलत है। और ये जो ऑप्शन है गलत इसलिए है कि भारत सरकार ने दूसरी बार राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विजेताओं की घोषणा की। तो ये दूसरी बार नहीं था बल्कि क्या था, ये पहली बार ही था। ठीक, नेक्स्ट है कि ये पुरस्कार 23 अगस्त को प्रथम राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर प्रदान किए गए। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि 23 अगस्त को नहीं बल्कि 7 अगस्त को प्रदान किए गए थे। दोनों ऑप्शन ऊपर के गलत हैं, केवल 3 सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी केवल 3। पुनः अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में नीलकरंजी IUCN के संकटग्रस्त हाल ही में जो नीलकुरंजी को IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की आधिकारिक लाल सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या कितना है, 117। और पूछ रहा है कि यह पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले 16 घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्रों में स्थानिक हैं। ये जो प्रश्न कर रहा है, देखिए पहला जो कथन कर रहा है कि हाल ही में नीलकुरंजी को IUCN के संकटग्रस्त प्रजातियों की आधिकारिक लाल सूची में शामिल किया गया। मेरे अनुसार तो ये लग रहा है कथन सही है। आप लोग इसको एक बार थोड़ा चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और क्योंकि ये पूछा इसमें कौन सही नहीं है, तो मुझे लग रहा है जो कि ऑप्शन पहला कथन जो है, ये पहला कथन हमको सही लग रहा है। ठीक, और दूसरा अगर ये पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले 16 घास के मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानिक है, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि जो नीलकुंजी है ये दक्षिण पश्चिमी भारत के पर्वतीय घास के मैदानों में है। तो क्या ये दे रहा है कि उच्च ऊंचाई वाले 16 घास के मैदानों के पारिस्थितिकी क्षेत्र में नहीं बल्कि पर्वतीय घास के मैदानी क्षेत्रों में ये उपजते हैं। इसलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है दूसरा सही नहीं है, तो मेरे अनुसार लग रहा है कि ऑप्शन बी हो जाएगा। एक बार इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। भारत में 3 और आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया, जिसे रामसर स्थलों की संख्या 85 होगी। देखिए रामसर स्थल है ना, जब भी मतलब हम हर 2 महीना 3 महीने बाद कुछ ना कुछ अपडेट हो रहे हैं इसमें, 6 महीना कभी 1 साल। तो अभी हाल ही में कुछ रामसर स्थल अन्य मतलब कुछ और भी जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में 85 तो नहीं, इससे ज़्यादा ही हो गए हैं। तो पूछा है कौन सा सही है। फिर उसके बाद वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा कह रहा है कि वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जो रामसर जो संख्या है मतलब स्थलों की जो संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। उसके बाद से दे रहा है कि 3 नए रामसर स्थल तमिलनाडु में नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य, एक काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तथा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय हैं। तो देखिए जब प्रश्न पूछा गया था तो उस समय 85 ही मतलब ये रामसर स्थल था, इसलिए पहला कथन समझ जाएगा, तीसरा कथन होगा। और पहला और तीसरा जो था ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। दूसरा कथन तो इसे भी गलत हो जाएगा। अब ये भी नौ भी पता होना दूसरा गलत है, तो आप देखेंगे कि किस ऑप्शन में दूसरा है। तो पहले में तो ये वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, बी में है वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, केवल सी में बच रहा है कि 1 और 3 है, और डी तो वैसे भी नहीं होगा जो, क्योंकि सभी दे दिया है तो उसमें 2 भी आ जाएगा और 2 है नहीं, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कॉमन सेल से थोड़ा आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या 119 का रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। उसके बाद दे रहा है यह डिजिटल पहल कृषि और किसान कल्याण, यह डिजिटल पहल, ये जो डिजिटल पहल है ये कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा विकसित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 119। दोनों कथन क्या ना सही कह रहा है, दोनों कथन क्या है, सही है। पूछा कौन सही है, तो हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया, ये सही है। और ये डिजिटल पहल कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा विकसित की गई, दोनों कथन क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतारू रिज का संबंध निम्न में से किससे है। तो हिंद महासागर में स्थित पानी के नीचे की भौगोलिक संरचनाएं, या प्रशांत महासागर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, या अंटार्कटिका में स्थापित होने वाला भारत के शोध केंद्र, या हिमालय के स्थित में चोटियों के नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो अशोक सी माउंट जो था, अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरू रिज का संबंध किससे है, तो हिंद महासागर में स्थित पानी के नीचे भौगोलिक संरचना से संबंधित, इसलिए ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। भारत सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। भारत सरकार ने निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो भारत सरकार ने 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस को मनाए जाने की घोषणा की, तो क्या है यह कथन सही है। अगला दे रहा है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, तो ये भी कथन क्या है, सही है। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि न तो 1 न तो 2, अर्थात दोनों कथन सही नहीं है। अर्थात दोनों कथन क्या है, सही है, बल्कि ऑप्शन में जो दिया है न तो 1 और न तो 2, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है कि इसी में था कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा राज्य पक्षी सारस क्रेन की नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार क्रेन की कुल आबादी कितनी हो गई, 19,1918 तक पहुंच गई है।
और दूसरा जो कथन है कि भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य क्या है, बिहार है। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सारस क्रेन है ये यूपी में पाया जाता है, न कि बिहार में। तो इसलिए बी, तो इसे भी ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला दे रहे सारस क्रेन को 2014 में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी घोषित किया गया है, तो ये भी सही है। और ऑप्शन ए भी पहला कथन भी सही था। जो उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा राज्य पक्षी सारस क्रेन की नवीनतम ग्रीष्मकालीन जनगणना के अनुसार क्रेन की कुल आबादी 19,918 है, दोनों सही है। और 2 ऑप्शन क्या है, गलत है। मतलब ऑप्शन संख्या 2 जो विकल्प 2 दिया ये गलत है कि भारत में सारस क्रेन की सबसे बड़ी आबादी बिहार में है, ये गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, केवल 2 सही नहीं है, बाकी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। हाल ही में असम के चराईदेव जिले में स्थित मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि थोड़ा करंट अफेयर ये पुराना है, लेकिन काफ़ी चर्चा में होगा, इसलिए आपको ये याद होगा। ये दूसरा कथन इसी में कह रहा है कि ये पहला कथन क्या है, सही। दूसरा कह रहा है मोइदम जो मैदान ओहम राजवंश की टीला दफनाने की प्रणाली थी, ये भी कथन क्या है, सही। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पूछा कौन सही है, तो दोनों सही है इसका। प्रश्न संख्या 124 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नीति आयोग ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा पर केंद्रित संपूर्णता अभियान शुरू किया। तो ये पहला जो कथन है ये क्या है, सही है। संपूर्णता जो अभियान था ना, ये शुरू हुआ था लगभग 4 जुलाई से और 30 सितंबर 2024 तक, और ये 3 महीने का अभियान था जिसको संपूर्णता अभियान शुरू किया। और इसमें इसका जो उद्देश्य था, मतलब इसका जो उद्देश्य था यही जो ऊपर का था कि स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा पर केंद्रित, मतलब इन पे ध्यान ज़्यादा केंद्रित करना। उसके बाद दूसरा कथन है इसका उद्देश्य देश के सभी 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्र संकेतकों को संतृप्ति करना था। तो ये कथन क्या है, दूसरा क्या है, गलत है, क्योंकि 12 नहीं बल्कि यहाँ पे 6 प्रमुख संकेतक जो थे, या 6 प्रमुख सामाजिक जो संकेतक हैं, इस पे ध्यान केंद्रित करना था। इसलिए दूसरा कथन क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, हो जाएगा। केवल 2 गलत है, पहला जो कथन है सही है, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न 125 कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। 125 है विश्व धरोहर समिति, छोटा करते हैं इसको, कह रहा है कि विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की। पूछा कौन कूट सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए जो पहला कथन है ना, गलत है, क्योंकि कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी की शुरुआत की। तो ये देखिए केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं बल्कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने परी जी, संस्कृति मंत्रालय कौन, तो मैं बोल दे रहा हूँ, बस आप लोग सुन लीजिए। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय नहीं बल्कि इसे जब संस्कृति मंत्रालय होता तो सही होता, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय दिया, इसलिए क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला है कि इस परियोजना का उद्देश्य देश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को कला रूपों में दर्शाकर दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को बढ़ाना है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है इस परियोजना का क्रियान्वयन ललित कला अकादमी द्वारा राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी के सहयोग से किया जा रहा है। तो दूसरा तीसरा भी कथन क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पहला गलत था और 2 और 3 इसका सही था, इसलिए बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस जिधर जो भी प्रश्न दिया है ना, काफ़ी स्टेटमेंट और ऐसे ही प्रश्न आने की संभावना है। जो 2023 के प्रश्न देखे भी थे, और या पीसीएस का जो 2024 का हुआ था, केवल स्टेटमेंट वाले को प्रश्न, तो ऐसे ही सारे प्रश्न आएंगे भी। 124 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो नीति आयोग ने स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, सामाजिक विकास, शिक्षा पर केंद्रित संपूर्णता अभियान शुरू किया, ये तो हो ही गया था भाई पहले। अगला प्रश्न देखते हैं क्या करें, इधर था 126 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हाल ही में भारत ने पहली बार क्षेत्रीय समूह कोलंबो की प्रक्रिया का अध्यक्ष बना।
देखिए जो पहला कथन था ना, तो कि हाल ही में भारत पहली बार क्षेत्रीय समूह कोलंबो प्रक्रिया का अध्यक्ष बना, तो ये क्या है, सही है। दूसरा कथन है कोलंबो प्रक्रिया में 12 एशियाई देश और 10 अफ्रीकी देश शामिल हैं और ये एक क्षेत्रीय परामर्श मंच का रूप कार्य करते हैं। तो दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें 10 अफ्रीकी केवल एशियाई देश हैं, अफ्रीकी देश नहीं हैं, इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और पूछा कौन गलत नहीं है, इसलिए देखते हैं केवल 2 किस में है, तो केवल 2 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बैंक ग्राहकों के शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक पहल की शुरुआत की? अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी जो संघ है, इसने बैंक ग्राहकों की शिकायत निवारण में सहायता के लिए बैंक क्लिनिक की शुरुआत की, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नागास्त्र 128 कह रहा है कि नागास्त्र 1 ड्रोन से संबंधित निम्नलिखित कथनों का प्रयोग कर सही कोड का चयन कीजिए। यह भारत में अपनी तरह का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, यह क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था, इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया था। तो ये क्या है ना, ये कथन, दूसरा कथन जो है ये गलत है, क्योंकि इसको रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा अर्थात DRDO द्वारा नहीं इसका विकसित किया गया था, बल्कि इसे सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की सहायता से सोलर इंडस्ट्रीज नागपुर की जो सहायक कंपनी है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा जो बेंगलोर की जेड मोशन की सहयोग से विकसित किया गया है, इसलिए दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत होगा। कुल मिला जुला के ये DRDO द्वारा नहीं विकसित किया गया, ये गलत है। और इसे सोलर इंडस्ट्री नागपुर की जो एक सहायक कंपनी है इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसको क्या विकसित किया गया है। दूसरा कथन दे रहा है कि यह ड्रोन रेंज की लगभग 30 किमी है और ये 2 मीटर की सटीकता के साथ GPS सक्षम सटीक हिट कर सकता है, तो ये भी क्या है, सही है, अर्थात 1 और 3 सही है, और इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कि ऑप्शन नंबर सी में ही केवल क्या है, 1 और 3। अब अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कोड का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 129 कि हाल ही में बाल पोषण रिपोर्ट 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी किया गया। तो देखिए ये पहला कथन ही गलत है। बाल पोषण रिपोर्ट जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नहीं, बल्कि यूनिसेफ के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। UNICEF यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये पहला कथन क्या है, सही है। पूछा है कौन सही है, तो अब दूसरा कथन देखते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के में से प्रत्येक 4 बच्चों में से एक गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। तो दूसरा कथन क्या है, इसका सही है, इसलिए केवल बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। उसके बाद प्रश्न संख्या 130 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पहले संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास UNCTAD द्वारा बारबाडोस सरकार के सहयोग से किया गया। काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। दूसरा, ये पहले संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला फोरम का आयोजन संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास ये जो पहला द्वारा बारबाडोस सरकार के सहयोग से किया गया। तो ये कथन क्या है, सही है, जो कि पूछा कौन सही नहीं है। तो उसके बाद दूसरा कथन, इसमें वैश्विक व्यापार में अस्थिरता तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक समावेशी, सतत और लचीला बनाने की आवश्यकताओं को बल दिया गया। ये भी कथन क्या है, सही है। और इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए दुनिया भर से 1000 से अधिक प्रतिभागी एकत्रित। ये भी कथन क्या है, सही है। हालांकि जो पूछा कौन सही नहीं है, इसलिए देखते हैं। हाँ, इनमें से ये डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब इनमें से कोई नहीं मतलब पूछा कौन सही नहीं है, तो मतलब इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बाकी तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कहीं भी प्रश्न पढ़िएगा तो ये बड़ा ध्यान दीजिएगा कि इसमें पूछ क्या रहा है, कौन सही है या कौन सही नहीं है। उसके बाद अगला प्रश्न 131 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एक राष्ट्र एक हवाई क्षेत्र के विकास के साथ भारत ने नई दिल्ली में प्रोजेक्ट ईशान शुरुआत की। तो पहला ही कथन क्या है, गलत है।
क्योंकि जो प्रोजेक्ट ईशान जो है ये नई दिल्ली में नहीं बल्कि भारत ने इसे नागपुर में प्रोजेक्ट ईशान को शुरू किया था। ठीक, उसके बाद यह एकीकरण पहला इस जिसका उद्देश्य दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई भारत के 4 उड़ान सूचना क्षेत्रों में नागपुर के आसपास एक हवाई क्षेत्र विलय करना। ये कथन क्या है? सही है। पहला कथन गलत था, पूछा कौन सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक। दूसरा कथन गलत है और पहला सही है, और पूछा कौन गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 132 का आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में निचली शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है। जो हिंडन नदी है, तो देखिए जो पहला कथन है ना ये सही है, क्योंकि हिंडन नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के निचली शिवालिक पर्वतमाला से निकलती है। उसके बाद दूसरा जो कथन दिया है कि हिंडन नदी गंगा नदी की एक सहायक नदी है जो मुख्य रूप से वर्षा जल से पोषित होती है। तो दूसरा कथन क्या है? गलत है, क्योंकि ये गंगा की सहायक नहीं बल्कि यमुना की एक सहायक नदी है। ये किसकी है? ये यमुना की सहायक नदी है। पूछा कौन सही है, इसलिए सही इसका आप देखते हैं किस ऑप्शन में केवल एक दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? केवल एक दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और उसके बाद प्रश्न संख्या 133 दे रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ग्रो म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड पेश किया। उसके बाद दूसरा दे रहा है कि, तो देखिए जो इसमें जो कथन दे रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, पूछा कौन सही नहीं है, दे रहा है ग्रो म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड पेश किया। तो ये क्या है? कथन सही है, तो इसलिए ऑप्शन में ये तो होगा नहीं। उसके बाद दे रहा है इस सूचकांक में 30 कंपनियां शामिल है जो आर्थिक उतार चढ़ाव के प्रति लचीलापन प्रदर्शित करते हैं और स्थिर मांग बनाए रखते हैं। तो ये भी कथन क्या है? सही है, तो ये भी नहीं होगा। फिर नॉन साइक्लिकल शेयरों की रक्षात्मक शेयरों के रूप में भी जाना जाता है, तो ये भी कथन सही है। अच्छा तीनों सही है, तब देखते हैं पूछा कौन सही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, अर्थात गलत क्या है? इसमें से कोई नहीं है, तीनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न संख्या 134 है कि हाल ही में, कहाँ गया ये? प्रश्न संख्या 134, हाँ, हाल ही में ये जो SARH है, इसको सारा पढ़ते हैं। सारा के लॉन्च की घोषणा की, जो हाल ही में किसने सारा के लॉन्च की घोषणा की? जो जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित उन्नत सहानुभूति प्रतिक्रिया वाला एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप है। तो इसको किसने लॉन्च किया था? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वैज्ञानिक समीक्षा केंद्र, या राष्ट्रीय मानव जीनोम अनुसंधान संस्थान, या नेशनल सेंटर फॉर एडवांस ट्रांसलेशन साइंसेज। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ये सारा है SARH, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको लॉन्च किया था। और सारा का पूरा नाम हो जाएगा स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट फॉर हेल्थ। स्मार्ट AI रिसोर्सेज असिस्टेंट फॉर हेल्थ इसका पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, और इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है कि प्रत्यूष क्या है? छोटा करते हैं इसको जरा, 135। प्रत्यूष पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है? तो प्रत्यूष एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे चंद्रमा के सुदूर भाग पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये क्या है? सही है। हालांकि पूछा कौन सही नहीं है। ठीक, और दूसरा जो कथन है कि इसका निर्माण रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा जारी किया गई थी। ये भी कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि इसके एक परिधीय कक्षा में 5 वर्ष के मिशन के लिए डिजाइन किया गया। ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसे 5 वर्ष के लिए नहीं बल्कि 2 वर्ष के लिए इसको डिजाइन किया गया है, इसलिए दूसरा कथन ही गलत। तीसरा कथन गलत होगा, क्योंकि पूछा कौन सही नहीं है। तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में सी है, मतलब केवल एक 3 है। तो केवल जो 3 है ऑप्शन नंबर सी में है, केवल 3 ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इधर काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि सारे जो भी प्रश्न हैं स्टेटमेंट वाले ही हैं। अगला प्रश्न का निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी ने प्रतिभूति बाजार में निवेशक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने के लिए सेबी इसको 2.0 लॉन्च किया है। हाँ, अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो भारतीय प्रतिभूति, ये तो हो ही गया था, ये कथन क्या है ना, सही है। जो पूछा क्या, सही नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि स्कोर्स 2.0 निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए शिकायत प्राप्त की तारीख 21 कैलेंडर दिनों के अधिकतम निवारण अवधि सुनिश्चित करता है। तो ये भी क्या है, सही है। दोनों कथन सही है और पूछा कौन सही नहीं है। ठीक, तो इसमें हो जाएगा 9 तो 1 और 9 तो 2, अर्थात दोनों में से कोई भी सही नहीं है, मतलब कोई भी गलत नहीं है, तो दोनों क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इसी में 137, निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 137, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर अपने नए बेस INS जटायु को शुरुआत की। ये क्या है, सही है। पूछा सही कौन सा है। उसके बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसेना बेस है। इससे पहले कवरत्ती में INS द्वीप रक्षक था, जिसे 2012 में कमीशन किया गया था। तो ये भी कथन क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, दोनों सही है, ये भी सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। एक प्रश्न संख्या 138 कह रहा है कौन सा सही। देखिए कौन सही है वो तो आप लोगों को समझ बहुत जल्दी आ, लेकिन कौन सही नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है ऑप्शन में कि कौन सही है कौन, मतलब क्या क्या इसका आंसर होगा। खैर देखते हैं इसका। हाँ, तो ये जो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो पहला कथन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी वित्त विकास निगम लिमिटेड का शुरुआत की थी। ये क्या है, सही है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रीय सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड एवं गैर बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में कार्य करेगी। ये भी क्या है, सही है। तीसरा है कि इसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना है। तो ये क्या है, गलत है। अब देखते हैं केवल 3 किस ऑप्शन में है, तो केवल 3 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर जो दिया इसका उद्देश्य ग्रामीण बैंकिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना है, तो इसके जगह पर होता कि इसका उद्देश्य शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण है। सहकारी बैंकिंग का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना है। तीसरा क्या है, गलत है। अगला प्रश्न 139 है, बस 2 प्रश्न बचा हुआ है इसमें कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 139, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों का प्रयोग करके सही कूट का चयन कीजिए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा घर गो होम और रीयूनाइट पोर्टल विकसित और लॉन्च किया गया। तो ये क्या है, सही है। पूछा सही कौन सा है, तो ये क्या है, सही है। दूसरा कथन दे रहा है इस पोर्टल के जरिए किशोर न्याय प्रणाली में उन बच्चों की डिजिटल निगरानी और ट्रैकिंग की जाती है जिन्हें दूसरे देश, राज्य या जिले में वापस भेजा जाना है। तो ये भी कथन क्या है, ये भी क्या है, सही है। तीसरा दे रहा है घर पोर्टल किशोर न्याय और बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2020 के तहत विकसित किया गया है। तो तीसरा कथन गलत है, क्योंकि ये जहाँ पे घर पोर्टल को किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2020 नहीं बल्कि 2015 है ये, इसलिए अब दिया है किसी क्या इसमें 2020, इसलिए ऑप्शन नंबर ये 2015 है। इसलिए अब देखते हैं किस ऑप्शन में 1 और 2 है। तीसरा क्या है, गलत है। 1 और 2 जो है केवल ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसका लास्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से सही कूट का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट लागू करने का मंजूरी प्रदान किया है। ये कथन क्या है, सही है। उसके बाद इस एक्ट को निर्माण नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्ट का नाम दिया गया। ये भी क्या है, सही है। और गुजरात के बाद इस एक्ट को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का दूसरा राज्य बनेगा। तो ये कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के पहले भी गुजरात तो लॉन्च किया ही था। गुजरात के बाद से कर्नाटक था, कुल मिलाकर कर्नाटक, राजस्थान, और कर्नाटक के बाद से राजस्थान था। कर्नाटक मतलब कुल ये दूसरा राज्य नहीं है बल्कि चौथा राज्य है।
चौथा राज्य है मतलब इसको लॉन्च करने वाला, अर्थात गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान के बाद इस एक्ट को लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बनेगा उत्तर प्रदेश। इसलिए कथन 3 क्या है, गलत है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाए, 1 और 2 ही केवल सही है। 1 और 2 देखिए, इसके आगे से इसमें हिंदी का प्रश्न है, हिंदी को हम लोग एक अलग से वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।